नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में हम करने जा रहे हैं सेट 14। सेट 14 में हम डिस्कस करेंगे कुछ साइंस टेक के टॉपिक्स और आगे मे के कुछ टॉपिक्स भी फर्दर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टडी आई क्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सब के पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले रेयर डिजीज की। काफी न्यूज में है रेयर डिजीज, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 को रिलीज किया। पहली ऐसी पॉलिसी है देश में जो बात करती है रेयर डिजीज की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रेयर डिजीज की डेफिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे नो यूनिवर्सल और स्टैंडर्ड डेफिनेशन। एक ब्रॉडली कैटेगराइज कर देते हैं कि कुछ एक डिजीज हैं जो कुछ ही एक लोगों को दुनिया भर में देश भर में होती हैं। तो हम कहते हैं बहुत इनफ्रीक्वेंटली अकर होती है पॉपुलेशन में। तीन इंडिकेटर्स हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल विद डिजीज कितने हैं, बहुत कम है, मिनिस्क्यूल है, प्रेवलेंस कितनी है, और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसके हैं या नहीं है। तो ये सब क्या हो जाती है, ये हो जाती है रेयर डिजीज। डब्ल्यूएचओ से पूछा गया कि क्या डेफिनेशन है, तो उन्होंने कहा कि देखो रेयर डिजीज वो होती है जो डिबिलेटिंग होती है, अब साथ ही साथ लाइफ लॉन्ग होती है। एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो कि मात्र 10 पर 10,000 लोगों में, यानी 1 पर 1000 पॉपुलेशन में होती है। तो बहुत मिनिस्क्यूल नंबर है कि अगर 1000 में से एक पर्सन को ये डिजीज है तो आप इसको बोलेंगे रेयर डिजीज। यानी दुनिया भर की टोटल पॉपुलेशन को अगर आप इस तरह से डिवाइड करें तो अकॉर्डिंगली आप नंबर्स पे आ सकते हैं। हर कंट्री की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, हर कंट्री अपनी डेफिनेशन बताती है। यूजुअली आप देखेंगे ऑर्फन डिजीजेस यहाँ पे टर्म यूज किया जाता है, और उनके लिए जो ड्रग्स होते हैं वो भी ऑर्फन ड्रग्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऐसी डिजीजेस जिनका कोई भी कारगर हमारे पास इलाज नहीं है, जिनकी हमारे पास ड्रग्स नहीं है, तो वो ऑर्फन डिजीज या ड्रग्स की डेफिनेशन में आ जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप देखेंगे ऑर्फनेट डेटाबेस मेंटेन किया जाता है यूरोपियन यूनियन द्वारा, जो फ्रीली एक्सेसिबल है एवरीवन को, जिससे आइडिया लग जाता है कि अच्छा कैसे कैसे आप डिजीज को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। अगला हम देखेंगे मलेरिया के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो पार्टनर्स हैं उसके, उन्होंने एक फोरम ऑर्गेनाइज किया, रीचिंग जीरो फोरम ऑन मलेरिया एलिमिनेशन टू सेलिब्रेट वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। है क्या एग्जैक्टली? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। अब मलेरिया टारगेट को जीरो लेके आना है, जैसे आपको अभी भी पता है कि सब सहारन अफ्रीका में, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में, इंडिया भी अभी तक मलेरिया फ्री नहीं हुआ है। अभी भी हम बहुत सारे केसेस रेन सीजन के टाइम पे मलेरिया के देखते हैं। इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने E2025 इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें 25 कंट्रीज का ग्रुप है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि वो अगले 5 साल की टाइमलाइन में मलेरिया को एलिमिनेट करेंगे, स्टैंप आउट करेंगे। एक स्पेशलाइज सपोर्ट दिया जाएगा, टेक्निकल गाइडेंस दी जाएगी, जिससे कि वो जीरो मलेरिया टारगेट की तरफ मूव कर पाएंगे। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया कैसे टारगेट करता है। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया का 2003-4 से चलता आ रहा है। आइडिया बस यही है कि 6 वेक्टर बॉर्न डिजीज जो है, जो वेक्टर यानी वायरस से होती हैं, उनको कंट्रोल करना है। तो याद रखिएगा, मलेरिया वेक्टर बॉर्न है, डेंगू वेक्टर बॉर्न है, चिकनगुनिया वेक्टर बॉर्न है, जैपनीज एंसीफेलिटिस वेक्टर बॉर्न है, काला अजहर वेक्टर बॉर्न है, और लिम्फेटिक फिलरेसिस जो है वो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है। तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के लिए ट्रीटमेंट या फिर इनको रोकने की रोकथाम के लिए सरकार लगी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर लगा हुआ है। इसी के साथ आप देखेंगे एक नेशनल फ्रेमवर्क में मलेरिया एलिमिनेशन का हम 2016 में लेके आए थे, जिससे हमने 15 साल की टेक्निक बनाई थी। अब हमने क्या सोचा कि डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर टेक्निकल स्ट्रैटेजी बनाते हैं और 15 साल में मलेरिया को एलिमिनेट कर देते हैं। यानी 2030 में आपके पास, आपके देश में जीरो इंडिजिनस केस होगा। याद रखिएगा, जीरो केस नहीं होगा, जीरो इंडिजिनस मतलब भारत का कोई पर्सन मलेरिया इंपैक्टेड नहीं होगा। बाहर से कोई पर्सन मलेरिया ले आए, अफ्रीका से आ रहा है मलेरिया ले आए, तो वो बात अलग है। ठीक है, साथ ही साथ मलेरिया फ्री स्टेटस उन एरियाज में जहां पे मलेरिया ट्रांसमिशन इंटरप्ट कर दिया गया है और फिर से रीइंट्रोड्यूस हुआ। मतलब कुछ ऐसे एरियाज हम बात करें धारावी स्लम्स की, मलेरिया वहां पे एक टाइम पे नहीं आना हो गया था, मतलब बंद हो गया था, केसेस आने बंद हो गए थे, वापस से शुरू होने लग गए। तो ये इन एरियाज पे पहले फोकस किया जाएगा, क्योंकि पहले भी ये प्लान कंट्रोल कर चुके हैं। साथ ही साथ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान लेके आएंगे मलेरिया एलिमिनेशन का, 2017 में लेके आए हैं। 22 तक का 5 साल का प्लान है। आइडिया बस यही है कि मलेरिया को फेज मैनर में आपको एलिमिनेट करना है, यूनिवर्सल कवरेज देना है, केस डिटेक्शन का ट्रीटमेंट देना है एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स को, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो मलेरिया प्रोन है वहां पे प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, स्ट्रेंथन सर्विलांस सिस्टम होना चाहिए, और अप्रोप्रिएट वेक्टर कंट्रोल इंटरवेंशन, मेडिसिन हुई, हेल्थ केयर फैसिलिटी हुई, सैनिटेशन हुई, हाइजीन हुई, ये सारी चीजें होना जरूरी है। मॉस्किटो ब्रीडिंग को आपको कम करना है।
ये सब होना जरूरी है। सर WHO की बात करें, हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट स्ट्रैटेजी भी लेके आए हैं। जो 4 एंडेमिक स्टेट्स में, अभी देखिए एंडेमिक स्टेट्स कौन से हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। जो आपको सेंट्रल इंडिया की बेल्ट दिखेगी, ये मलेरिया एंडेमिक है। रीजन, यहाँ का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक जोन ये जिसमें फॉल करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा ऐसा क्लाइमेट होता है जहाँ पे मलेरिया जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं वो बॉर्न हो पाती हैं, या फिर फाइनली जो मॉस्किटोज हैं, या फिर जो भी बाकी आप देखेंगे वाटर बॉर्न डिजीज हैं या वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, बहुत जल्दी से प्रॉस्पर कर पाते हैं यहाँ पे इनके वायरस। अब यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी लेके आएंगे। ऐसे एरियाज जिन पे बहुत ज्यादा बर्डन है उन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हम मलेरिया का लेके आएंगे। मतलब आप इन 4 स्टेट में से अगर मलेरिया को एलिमिनेट कर दें तो भारत का 2030 का जो मलेरिया टारगेट है वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। इतना ही जानना है हमें मलेरिया के बारे में। अगला जो टॉपिक है वो है नॉन फंजिबल टोकन्स। बहुत न्यूज में है। अगर आप यूरोपियन प्रीमियर लीग के फैन हैं, फुटबॉल लीग के फैन हैं, आप गेम्स खेलते हैं, तो आपको पता होगा ये NFT एग्जैक्टली है क्या, नॉन फंजिबल टोकन्स। अब देखो, बिटकॉइन जो है बेसिकली वो एक फंजिबल टोकन है। नॉन फंजिबल का मतलब है कि ये यूनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये एक तरह की प्लेन के टिकट की हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें कि देखने में सब सेम लगती हैं, लेकिन सीट और डेस्टिनेशन अलग हो सकती हैं। भाई उसमें जो फॉर्मेट होता है, जो प्रोफार्मा होता है वो सेम होता है, लेकिन उस पर लिखा होता है कि अच्छा इस डेट पे जाना है, यहाँ जाना है, इस प्लेन से जाना है, इतने बजे है टेक ऑफ, इतने बजे है लैंडिंग, ये आपका सीट नंबर है। तो ये नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, एक तरह से डिजिटल आपके वर्जन बन चुके हैं। ट्रेडिंग कार्ड्स आपको याद होगा कि WWF के कार्ड्स आया करते थे हम लोग के टाइम पे, या फिर कुछ भी तरह के कार्ड्स जो होते हैं, ट्रेडिंग कार्ड जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं, वो सब नॉन फंजिबल टोकन्स का फॉर्म होता है। अब नॉन फंजिबल टोकन्स एग्जैक्टली फिर से समझने की कोशिश करते हैं क्यों न्यूज में है। देखो, वजीरेक्स करके इंडिया का क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसने नॉन फंजिबल टोकन्स को यहाँ पे इंडियन आर्टिस्ट के लिए लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं जो एक एनिमेशन, पीस ऑफ म्यूजिक, फोटो, वीडियो या सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी जो है वो आपको बता देते हैं। जिसके पास वो टोकन होगा वो उसका ऑथेंटिक ओनर होगा। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्रिएट किए जाते हैं। काम ये क्रिप्टो के नेटवर्क पे ही करते हैं, ब्लॉकचेन के नेटवर्क पे करते हैं, लेकिन ये नॉन फंजिबल होते हैं। नॉन फंजिबल मतलब यूनिक प्रूफ ऑफ ओनरशिप होता है। आपको प्रूफ ऑफ ओनरशिप देना पड़ता है, आप ही का है, आपके पास टोकन है तो ऑब्वियसली बात है आप ही का है। और यूजुअली आप इसको डिजिटल टाइप में ही रख पाते हैं। टोकन्स आपके डिजिटल वॉलेट में स्टोर होते हैं, वीडियो क्लिप में भी स्टोर हो सकते हैं, एक मैसेज में भी स्टोर हो सकते हैं, लेकिन ये मैसेज जो है वो आप ही के पास डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए, आप उसको वेरीफाई कर सकें। वर्चुअल होता है, कंप्यूटर फाइल भी हो सकता है। आप इन सर्टिफिकेट्स को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, इनको एक्सचेंज करके आप मर्केंडाइज खरीद सकते हैं। जैसे यूरोपियन प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, या फिर हम किसी और क्लब की बात करें, तो उनके आप नॉन फंजिबल टोकन्स ले लीजिए, फिर उसी नॉन फंजिबल टोकन्स को उन्हीं उनकी वेबसाइट पे रिडीम करके आप वहां से टी शर्ट्स बाय कर लीजिए, फुटबॉल बाय कर लीजिए, मर्केंडाइज जो होता है वो बाय कर लीजिए। तो टोकनाइजिंग से क्या होता है कि बेसिकली आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है फ्रॉड की वो बहुत कम हो जाती है। ये लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स भी बताता है, लोगों के बेसिकली राइट्स भी बताता है, यूनिक क्वालिटी होती है। सबसे बड़ी बात है ब्लॉकचेन पे क्योंकि स्टैब्लिश की जाती है, तो इसको फर्ज करना मुश्किल हो जाता है, ये फर्ज नहीं हो पाती। यूनिक आइडेंटिटीज इसकी आपको क्रिएट होते दिखेंगे। फाइनली डिजिटली होते हैं, रेयर होते हैं। ठीक है, तो सोल सेल परचेज आप कर सकते हैं, फंजिबल की तरह डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे हो सकता है ना कि बिटकॉइन का आधा पीस आपने सेल कर दिया, आधा बिटकॉइन आपके पास है। ठीक है, आपने 3/4 बिटकॉइन रख लिया, 1/4 सेल कर दी, ये सब चीजें यहाँ नहीं होंगी। ये कंप्लीटली सेल ऑफ होंगे, एक टोकन की तरह होते हैं, कंप्लीटली ये जाएंगे और फुल फ्लेजेड आपके पास होल्ड में रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी देखना। काफी ज्यादा न्यूज में था, हाइप भी चल रहा था, iPhone 13 भी लेके आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आजकल बहुत वोग में है, बहुत ज्यादा इन है ये सब टेक्नोलॉजीज, क्योंकि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी माना जा रहा है कि बहुत अच्छा एक रेवोल्यूशन साबित हो सकता है 5G टेक्नोलॉजी के बाद। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की हम बात करें तो कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है, जिसमें वो चर्चा कर रहे हैं कि कैसे लाइसेंसिंग करें सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी की लो बिट रेट एप्लीकेशंस के लिए। सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी क्या करेगी, आपकी जो लो बिट रेट एप्लीकेशंस हैं, जो आपके इस तरह के एग्रीकल्चर बेस्ड एप्लीकेशन है, साइंस टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन है, उनका डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको मिल जाए सैटेलाइट से। मतलब आपको टावर नहीं ढूंढना पड़े। यूजुअली आप देखिए फोन कैसे काम करता है, आप एक फोन हेडसेट लेते हैं, आपके पास ये जो हैंडसेट हेडसेट होता है, ये क्या होता है, ये एक तरह का रिसीवर होता है। ठीक है, एक रिसीविंग डिवाइस होती है, ये पास ही के एक टावर से सिग्नल देता है। ठीक है, आप कहीं दूर चले जाते हैं, आपको बहुत दूर तक टावर नहीं मिलता, तो आपके फोन में नो सिग्नल शो करता है। कवरेज यूजुअली टावर्स का लिमिटेड होता है, तभी आप देखते हैं कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे अलग अलग टावर्स जो है वो लगाए जाते हैं।
सैटेलाइट बेस्ड ये कहता है कि देखो आपको टावर्स लगाने की जरूरत नहीं है, हम सैटेलाइट से पैन अर्थ बेसिस पे कनेक्शंस को कवर करेंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एक डिश नेटवर्क सैटेलाइट है, स्टारबैंड है, ये आपको पूरी अर्थ जो है ये कवर करेगी, ठीक है, और ये पूरे अर्थ को कवर करके सिग्नल्स भेजेगी अपने रिसीवर्स के पास और वहां से आप इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। या हो सकता है कि हैंडसेट्स भी ऐसे हैं, वैसे ऐसे हैंडसेट्स बहुत महंगे होते हैं, तो मे भी हो सकता है कि सिग्नलिंग जो है वो आपको बेसिकली ईजी हो जाएगी, अप्रोचेबल हो जाएगी। अब एग्जैक्टली होगा क्या, देखो सैटेलाइट बेस्ड में रादर देन यूजिंग अंडरग्राउंड कॉपर फाइबर नेटवर्क, सैटेलाइट बेस्ड क्या करती है, सेंड और रिसीव करती है ब्रॉडबैंड सिग्नल स्पेस से। सैटेलाइट बेस्ड लो बिट रेट कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाएगी जियो स्टेशनरी, मीडियम एंड लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से। जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स है वहीं से ये एक्सेस कर पाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि एलन मस्क भी काफी लंबे समय से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा इंटरनेट होना चाहिए। गूगल का एक लूम प्रोजेक्ट भी आया था, उसमें भी इस तरह की कुछ चीजें लूम में उन्होंने कोशिश की थी करने की, बट वो अल्टीमेटली फ्लॉप था। तो लेकिन अब ये नई टेक्नोलॉजी फिर से जो कंपनीज एक्सप्लोर कर रही हैं और अपॉर्चुनिटीज देख रही हैं कि क्या सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी रूरल एरियाज में, अंडर सर्व्ड एरियाज में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ईजी होता है डिप्लॉय करना, कुछ नहीं करना होता, आपको रिसीवर रखना होता है, सैटेलाइट से आपको कनेक्शन मिल जाता है। आईओटी इकोसिस्टम को हेल्प करेगा, लेटेस्ट से आपके डिवाइस पे नहीं चाहिए, ठीक है, आपको आप अपने नॉर्मल चलाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी आईओटी डिवाइसेज होती हैं, सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स हैं, वेदर सेंसिंग मॉड्यूल्स हैं जो इंटरनेट बेस्ड हैं, तो वो सब कनेक्ट किए जा सकते हैं, इजी बैंडविड्थ मिल जाती है, स्ट्रॉन्ग बैंडविड्थ कैपेबिलिटीज हो जाती हैं, इजी वर्क कर पाते हैं, और मोबाइल ब्रांड जो ब्रॉडबैंड है उसका भी कवरेज यहाँ पे बूस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी चलती है। नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा होती आ रही है हर बार स्पेस डेब्री को लेके। इतना सारा आप देख रहे हैं यूज सैटेलाइट्स या यूज या डिस्कार्डेड या आउटडेटेड, ठीक है, या फिर डेब्री के फॉर्म में इतना कुछ अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। इस पे चर्चा हमेशा चलती रहती है। अब देखो चाइना ने एक रोबोट प्रोटोटाइप अप्रैल 2021 में लॉन्च किया था। वो कह रहे थे कि वो स्कूप अप कर सकता है डेब्री लेफ्ट बिहाइंड बाय स्पेस क्राफ्ट विद अ बिग नेट, मतलब कलेक्ट कर सकता है, फिर उसको बाद में उस डेब्री को कैप्चर करके बर्न कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम से। तो इसका नाम क्या है, नियो-01 है। ये एक नेट टू कैप्चर डेब्री होगा और ये बर्न कर देगा इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से। एक ये डीप इनटू स्पेस जाएगा, सेलेस्टियल बॉडीज को भी यहाँ पे देखेगा, और उसके बाद आपकी ये जितनी भी इस तरह की डेब्री है इनको बेसिकली खत्म कर पाएगा। अगर हम स्पेस डेब्री की बात करें तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह की स्पेस डेब्री है। प्रॉब्लम हमारे लिए देखो नेचुरल नहीं है, नेचुरल एक नेचुरल प्रोसेस है जिन्हें मीटेरॉइड्स कहते हैं, हमेशा से है। प्रॉब्लम बनता जा रहा है मैन मेड पार्टिकल्स, ये बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इतनी सारी सैटेलाइट्स जाती हैं, एक टाइम का डिफंक्ट हो जाती हैं, फिर वो वहीं रह जाती हैं, वापस नहीं ला सकते उनको, तो एक बड़ी बात हो जाती है। तो अब ये जितना भी आर्टिफिशियल डेब्री है ये अर्थ को इम्पैक्ट करेगा, इसलिए अर्थ के ऑर्बिट में ये रहता है, इसलिए हमारे लिए चिंता का ये विषय बन चुका है। मैनमेड है, सबसे बड़ी बात है कोई यूजफुल फंक्शन इसका है नहीं, खराब हो चुका है। अब ये इस तरह अबेंडन कर दिया जाता है तो ये डेब्री जो है आगे के मिशंस के लिए भी प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो बन जाता है। तो अब देखिए चाइना ने इसको शुरू किया, किस तरह से चाइना इस पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी को यूज कर सकती है और फाइनली इश्यूज जो है रिजॉल्व कर सकती है। अगला टॉपिक हमें देखना है पिंक मून का। देखो फर्स्ट सुपर मून 2021 का, इसको हमने पिंक मून नाम दिया है। ये कन्वेंशन यूएसए में स्टैब्लिश हुआ था। ये एक्चुअली हर्ब मॉस पिंक के आगे के बाद इसका नाम दिया गया। इसको क्रीपिंग फ्लॉक्स भी कहते हैं, मॉस फ्लॉक्स भी कहते हैं, माउंटेन फ्लॉक्स भी कहते हैं। यूजुअली ये अर्लीस्ट स्प्रिंग फ्लावर्स हैं जो आपको यूएस में दिखते हैं साल में, जैसे ही साल शुरू होता है स्प्रिंग आती है तो वहां पे ये आपको दिखते हैं। अब बुक टाइटल थी एक मेन फार्मर एलम्स, यहाँ पे सुपर मून का नाम दिया गया है कि किस किस साल में कौन कौन, किस किस मंथ में कौन कौन से मून्स आते हैं। तो सुपर मून देखो कहाँ से आया, एस्ट्रोलॉजर रिचर्ड नॉलिन ने 1979 में इसको पहली बार कॉइन किया। ये मून जो है अर्थ को ऑर्बिट करता है एलिप्स में, ठीक है, जैसे कि आपको पता है मून एक एलिप्स में ऑर्बिट करता रहता है। एक टाइम के बाद ये काफी पास आ जाता है क्योंकि एक इलिप्टिकल फॉर्मेट होता है, ठीक है, हम सर्कुलर फॉर्मेट नहीं होता, इलिप्टिकल फॉर्मेट होता है। अब इसमें क्या होगा कि एक टाइम में आप देखेंगे ये अर्थ है, ये इलिप्टिकल फॉर्मेट में मून है, तो एक टाइम में काफी ज्यादा पास होगा, दूर होगा, एक टाइम में काफी ज्यादा पास होगा। तो इस तरह से इसके जो डिस्टेंसेज हैं अर्थ से वो घटते बढ़ते रहते हैं साल के अनुसार। फार्दर पॉइंट को हम अपोजी कहते हैं, क्लोजेस्ट पॉइंट को हम पेरिगी कहते हैं। ये सारी चीज ज्योग्राफी की पता होगा। अब एग्जैक्टली मून इवेंट्स क्या है, माइक्रो मून है जब एक फुल मून या न्यू मून अपोजी के साथ कोइंसाइड होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब ये होता है तो हम इसको
माइक्रो मून कहते हैं। ब्लड मून क्या है, रेड कलर है, कि टोटल ल्यूनर एक्लिप्स के टाइम पे आता है। जब टोटल ल्यूनर एक्लिप्स आता है, अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाती है, तो एक आपको ब्लड मून का कॉन्सेप्ट दिखता है। शॉर्टर वेवलेंथ होती है सनलाइट की, वो स्कैटर हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, और यूजुअली ये हमें लॉन्गर वेवलेंथ की तरह मिलती हैं, हमारी तरफ आती हैं तो रेड इन कलर हो जाती हैं उस टाइम पे, क्योंकि वेवलेंथ रेड की आप देखेंगे ज्यादा होती है। तो ऐसे में आपको ब्लड रेड की तरह मून चमकता दिखता है, इसे आप ब्लड मून कहते हैं। अगला टॉपिक हमें देखना है, यूनिकॉर्न क्लोजेस्ट ब्लैक होल टू अर्थ एवर डिस्कवर्ड। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया स्मॉलेस्ट नोन ब्लैक होल, जिसका नाम दिया गया है द यूनिकॉर्न। ये मिल्की वे गैलेक्सी में और अपने सोलर सिस्टम के क्लोजेस्ट है। ब्लैक होल यूनिकॉर्न रफली 3 टाइम्स बड़ा है मास ऑफ द सन से, सन के मास से 3 टाइम्स बड़ा है ब्लैक होल, जैसा कि आपको पता है। उसके लिए आप एक साइंस मतलब यहाँ पे जो चर्चा का विषय है करंट है, तो हम यहाँ पर समझ के चल रहे हैं कि यूनिकॉर्न एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं, ब्लैक होल कैसे फाइनली इमर्ज होते हैं, क्या स्टोरी है उसके पीछे की, क्या ग्रेविटेशनल उसमें फोर्स जीरो होता है, ये सारी चीजें आप अपने स्टैटिक पार्ट से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें करना है, कल्चर का करना है, वो है नेटिव लैंग्वेज का। देखो वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा कि इंडिया के लिए अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल स्किल्स चाहिए तो आपको इनिशियल लर्निंग जो है इनफॉर्मल करानी पड़ेगी अपनी लैंग्वेज में। जैसे बच्चे अपनी मातृभाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में चीजों को जल्दी समझ पाते हैं। तो नेटिव लैंग्वेज क्या होती है, फर्स्ट लैंग्वेज, पहली बार बच्चा जिसमें बोलना पढ़ना सीखता है, जो उसकी एनवायरमेंटल लैंग्वेज होती है, जहां वो बिलोंग करता है, वो एक नेटिव लैंग्वेज हो सकती है। स्कूलिंग से, सोशलाइजेशन से, फैमिली से एक्वायर करता है। मदर टंग बेसिकली इनबॉर्न लैंग्वेज होती है, ठीक है। जो होम लैंग्वेज होती है फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, यूजुअली आप देखें लेटेस्ट से कोई तमिल पर्सन है, ठीक है, अब वो दिल्ली में रह रहा है, उसकी जो आगे बच्चे पैदा हुए वो भी दिल्ली में ही पैदा हुए, अब वो बच्चे की नेटिव लैंग्वेज क्या होगी, वो हिंदी होगी, क्योंकि उनके आसपास हिंदी ज्यादा बोली जाती है। लेकिन मदर टंग क्या होगी, तमिल होगी, क्योंकि फैमिली वहीं से बिलोंग करती है और उसी लोकल लैंग्वेज में या उसी लैंग्वेज में चर्चा करते, मतलब बातचीत करते हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है मदर टंग का और नेटिव लैंग्वेज का। अब यूनाइटेड नेशन ने 2019 को ईयर ऑफ इंटरनेशनल मदर टंग कंजर्वेशन लॉन्च किया था। 196 लिस्ट ऐसी लैंग्वेजेस थी जिन्हें एंडेंजर्ड करार दे दिया गया था यूनेस्को की, और इंडिया जो है उसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ ऐसी लैंग्वेज, हमारे पास 40 ऐसी लैंग्वेजेस थी 2019 में जो एक्सटेंड होने वाली थी, एक्सटिंक्शन के वर्ज पे थी। अब यूनाइटेड नेशन हर 2 वीक में कहता है कि हर 2 वीक में एक लैंग्वेज डिसअपियर हो रही है, कल्चरली और इंटेलेक्चुअली वो जाती जा रही है, तो इसलिए अब हमें यहाँ पे लैंग्वेजेस को बचाना पड़ेगा। तो इतना ही जानना था हमें इस सीरीज में, मतलब इस टॉपिक में। इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे जुलाई का, जून और जुलाई के करंट अफेयर्स हम क्विकली कवर करेंगे। आशा करता हूँ सारी सीरीज आपको क्विकली रिकैप करा रही होगी, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रही होगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।